नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भूमि विधेयक पर शिवसेना की सफाई, विपक्ष से नहीं मिला रहे हैं हाथ। शरद पवार की बैठक में गए थे शिवसेना सांसद आनंद राव अदसुल। सुप्रीम कोर्ट का याकूब मेमन की फांसी पर रोक से इनकार, डेथ वारंट को बताया सही। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने याचिका की दया खारिज की। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर लाया गया रामेश्वरम। अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री समेत नामचीन हस्तियां अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। गुजरात में बारिश से तबाही, 22 लोगों की मौत। राहत में जुटे एनडीआरएफ, वायुसेना और सेना के जवान। राजस्थान के चाड़ौर में 4 की मौत। गुरदासपुर हमले के बाद केंद्र सरकार का फैसला, पाकिस्तानी उच्चायुक्त को मिली सुविधाओं में कटौती। अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर किया हमला। और आइए देखते हैं पहली खबर। भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर सहयोगी दलों के रुख ने केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को शिवसेना इस मुद्दे पर शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुई। शिवसेना पहले भी बिल के मसौदे पर अपना विरोध जता चुकी है और ऐसे में बिल पर सहयोगी और विपक्षी दलों को मनाने की केंद्र सरकार की तमाम कोशिशें अब खटाई में पड़ती दिख रही हैं। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध झेल रही केंद्र सरकार को अब सहयोगी दलों के रवैये ने असहज कर दिया है। एनडीए में शामिल शिवसेना और अकाली दल को बिल के मसौदे पर आपत्ति है। मंगलवार को एनसीपी के नेता शरद पवार के निवास पर इस मुद्दे पर हुई बैठक में शिवसेना के शामिल होने से केंद्र सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। शिवसेना ने साफ किया है कि वो बिल के खिलाफ है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ जाने की खबर सही नहीं है। हम कोई भी कारण है, अगर ये किसानों की जमीन लेना चाहते हैं तो किसान की सम्मति होना जरूरी है। इंडिया का घटक थे, आज भी है, और सरकार में रह के सरकार को विरोध करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मंगलवार को शरद पवार के घर पर हुई बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, सीपीएम और शिवसेना के नेता शामिल हुए। वाम दल, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। वहीं कुछ पार्टियां बिल के कुछ प्रावधानों में बदलाव चाहती हैं। शिवसेना को विधेयक में प्रस्तावित कंसेंट क्लॉज को खत्म करने पर सख्त आपत्ति है। बिल को जिस तरह से सरकार ऑर्डिनेंस ले आए हैं, ये पारित करना नामुमकिन है, क्योंकि सरकार के पक्ष में जो सदस्य हैं या सांसद हैं वो भी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार के अलग अलग विभाग भी वो एक जैसा सोच रही है, ऐसी बात नहीं है। कहीं किसी के दिमाग से आया होगा ये, वरना ये 1 किलोमीटर वाला जो कॉरिडोर का मामला है ये कोई भी नहीं चाहते। किसान चाहते हैं और उसके अनुरूप 2013 का कानून बना और उसमें परिवर्तन जो किया गया, किसानों को लग रहा है कि ये हमारे हितों को के खिलाफ है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति विचार कर रही है। समिति अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार और विपक्ष के रुख को देखते हुए भूमि विधेयक पर आम सहमति बनने के आसार कम हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं। श्याम, जिस तरीके से विपक्षी दलों की एकता इसमें दिख रही थी और अब जो बैठक हुई उसमें शिवसेना के प्रतिनिधि का शामिल होना, क्या ऐसा लगता है कि सरकार के लिए मुश्किलें अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती दिख रही? उसके अपने सहयोगी, अपने साथी भी इस मसले पर खुलकर अब नाराजगी दिखा रहे हैं। बिल्कुल कविंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। शिवसेना हो या फिर स्वाभिमानी पक्ष हो, लोकसभा में ये भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2 बार पास हो चुका है, और लेकिन राज्यसभा की जो चुनौती है उसको ये बिल अभी पार नहीं कर पाया है। हमने देखा है लोकसभा के में जब बिल पर बहस हुई थी तो चाहे अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे स्वाभिमानी पक्ष हो, तीनों ने ही अपनी एप्रीहेंशंस, अपना विरोध, अपनी आपत्ति खुलकर बाकायदा रिकॉर्ड में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर इन पार्टियों के नेता अपनी आपत्तियां दर्ज कराते रहे। अगर अकाली दल की बात करें तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो कह चुके हैं कि राज्यों को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अपने अपने
भूमि अधिग्रहण कानून बना लें। उसके अलावा शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे खुलकर ये बयान दे चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर वो सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। और स्वाभिमानी पक्ष के राजू शेट्टी भी खुलकर इस बात को कहते हैं। और जहां तक अकाली दल की बात करें और शिवसेना की बात करें, न सिर्फ वो सहयोगी हैं बीजेपी के, वो सबसे पुराने सहयोगी हैं, सरकार में हिस्सेदार हैं। तो निश्चित तौर पर अगर विपक्ष की कोई एक डोर मीटिंग होती है और उसमें शिवसेना के सांसद न सिर्फ जाते हैं बल्कि वो एक अखबार को बाकायदा इस बात को कंफर्म करते हैं और ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि वो उनकी पार्टी भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ है, तो जाहिर है ये सरकार के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर अपडेट देने के लिए आपका। और इस मामले पर और बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर हमारे साथ हैं। मणिशंकर अय्यर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कहूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब तक जो तमाम दल थे उसके अलावा सत्ताधारी दल के साथी भी अब आप लोगों के साथ इस मसले पर एक साथ खड़े होते दिख रहे हैं। किस तरीके की रणनीति बनती दिख रही है और क्या कहा जाए, ये जो बड़ा गठजोड़ है अब ये सरकार के कदमों को रोक सकेगा भूमि बिल पर? जनता हमारे साथ है, पार्टियों को छोड़िए। पार्टी देख रही है, ये पार्टियां देख रही हैं कि जनता हमारे साथ है और इसलिए वो हमारे पक्ष में आ रहे हैं। जो सन 2013 में हमने एक कानून बनाया था उसको मुकम्मल तौर पर समर्थन दी गया था सबकी तरफ से, और जो संशोधन अभी लाया जा रहा है मुकम्मल तौर पर उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं और खिलाफ बोलने की संख्या बढ़ते जा रहा है और तब भी ज़िद्दी वक्त कर रही है ये सरकार। तो अब उनको सिखाना है कि इस तरीके से कानून नहीं बनते हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में। लेकिन मणिशंकर साहब, खबरें कुछ इस तरह की हैं, आप उनको तस्दीक करें कि बताएं कि कितनी सच्चाई है कि आपकी पार्टी और कुछ और पार्टियां पूरी तरीके से इस बिल के विरोध में हैं, जबकि जो कुछ लोग और बैठक में शामिल हुए थे कुछ इसके प्रावधानों को बदलने के मूड में हैं। यानी कि क्या भी कोई एक राय बन रही है कि इस बिल का पूरी तरीके से विरोध होगा या फिर कुछ अमेंडमेंट की बात होगी? अब ये मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उस समिति में नहीं हूँ जिस समिति में इन विषयों पर चर्चा हो रही है। तो माफ़ कीजिए, इसका कोई सही जवाब मैं नहीं दे सकता। दोनों तरीके हमारे हाथ में हैं, लेकिन जहाँ तक कि मेरी जानकारी है हमारे जो विरोध है वो बुनियादी विरोध है और शायद उसको बदलने के लिए संशोधन काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और ख़ासतौर पर कृषि मंत्री या फिर मैं कहूँ दूसरे मंत्रियों की बात कि अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो सरकार उन पर विचार करने को तैयार है। तो क्या कोई बीच का रास्ता दिख सकता है कि जो बातें आप लोग चाहते हैं उनको शामिल करे सरकार, उसके बाद इस मसले पर आगे बढ़ा जा सके? उनको 7 महीने का समय दिया गया है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। वो क्या करते रहे हैं इस पिछले 7 महीने में? हकीकत तो ये है कि सरकार के तरफ से कोई प्रयास नहीं रहा है कि हमारे लोगों से वो बात करें और किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। वो अपनी तन्हाई में तानाशाही करवा रहे हैं और इसलिए अब मुश्किल में फंस गए हैं। हकीकत तो ये है कि उनकी बहुमत है नहीं राज्यसभा में, और इस राजनीतिक हकीकत को मद्देनजर रखते हुए उनको अपनी कानून के मसौदे तैयार करने हैं, लेकिन वो सच सोचते हैं कि मनमानी कर सकते हैं। तो अब सीख रहे हैं कि मनमानी चलती नहीं है हमारे लोकतंत्र में। क्योंकि बार बार सरकार हवाला दे रही है मुख्यमंत्रियों के पत्रों का कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें गैर बीजेपी शासित भी हैं वो लोग कह रहे थे, इस तरह का अनुरोध कर रहे थे कि उसमें बदलाव किया जाए। उसी के आधार पर बीजेपी कह रही है कि इस बिल में बदलाव करके उस नए बिल को लाई है। क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? ये मामला राज्यों का नहीं है, हमारे संविधान के अंतर्गत ये केंद्र सरकार को तय करना है। और केंद्र सरकार कहती है कि उन्होंने सबसे राय मशवरा ली अपना वो ऑर्डिनेंस तैयार करने के पहले, लेकिन ऐसा होता तो इतना इतराज जताया जाता था क्या? ये लोग, ये जो हमारे क्षेत्रों की पार्टियां हैं वो इनके साथ रहे हैं बाकी विषयों पर, लेकिन इस एक विषय पर उन्होंने अपना विरोध जताया है। और अभी आप देखिए कि शिवसेना तक उनसे अलग होने की कोशिश में है, अकाली दल अलग होने की
कोशिश में है कि अन्ना द्रमुक जो कि उनके साथ नहीं है लेकिन उनका समर्थन करती है, वो भी उनके साथ नहीं है। तो इतनी जल्दबाजी में ऐसे अहम कानून लाने की क्या ज़रूरत थी? वो पूरे राय मशवरा करवाते और यदि उनको एक बहुमत उस तरीके से बन जाता तो तब जाकर मसौदा को तैयार करते, लेकिन जल्दबाजी में वो ले आए और अब फंस गए हैं। देखें कि कितने दिन राय मशविरा नहीं किया, कितना दिन और लगेगा उनको बुद्धि आने में। सरकार के लोग और बीजेपी पार्टी के जो सांसद हैं या फिर उनसे जुड़े मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमने तमाम पार्टियों से सलाह की, तमाम पार्टियों के साथ बैठकें की और जो राय थी उसके बाद ये तैयार किया गया है और अब अचानक पार्टियां अपने रुख को बदल रही हैं। यदि उन्होंने वाकई उनको मुतमैन किया होता तो आज वो क्यों इतराज जताते? या ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि किस हद तक कृषकों का विरोध होगा इस पर, और अब समझ चुके हैं। तो अब हम उस परिस्थिति पर पहुंच गए हैं जहां की बुद्धिमान चीज करना बस ये है कि वो अपना मसौदा वापस ले लें और कि जो कानून बनाया गया था सर्वसहमति से उसको अमल में ले आए। मणिशंकर साहब, राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। ललित मोदी समेत कई मसलों पर संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के मकसद से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सदन में बेहतर तरीके से कामकाज चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं से चर्चा होगी। 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में लगातार कामकाज बाधित रहा है। लोकसभा में सांसदों की तख्ती दिखाने पर सुमित्रा महाजन नाराजगी भी दिखा चुकी हैं। सोमवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपने व्यवहार पर माफी मांगी थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनके निलंबन का प्रस्ताव वापस लिया था। हालांकि कांग्रेस लगातार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक चर्चा के लिए वो तैयार नहीं होगी। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बदलती जिंदगी पर जानलेवा पहरा, हर पल बढ़ता हेपेटाइटिस का खतरा। क्या है लक्षण, कैसे हो इलाज, हेपेटाइटिस के कहर से कैसे बचें आप? देखिए आरएस टीवी विशेष हेपेटाइटिस का खतरा, आज शाम 7:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन की फांसी का रास्ता साफ कर दिया। आज कोर्ट ने डेथ वारंट और क्यूरेटिव पिटीशन को चुनौती देने वाली याकूब की दोनों अर्जियों को खारिज कर दिया। हालांकि एक बार फिर याकूब की ओर से आज ही आखिरी प्रयास के तौर पर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई है। फांसी को टालने की याकूब मेमन की सभी कोशिशें एक के बाद एक नाकाम हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन कानूनी रूप से वैध थी और डेथ वारंट में कोई चूक नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि इश्यूएंस ऑफ वारंट इज इन ऑर्डर, क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइडेड बाय 3 जज इशूड, द डेथ वारंट इज वैलिड, रिट पिटीशन डिसमिस्ड। जस्टिस दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी पंत और अमिताभ राय की बेंच के समक्ष सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने याकूब को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया। उनकी दलील थी कि दोषी याकूब को न्यायिक प्रक्रिया के इस्तेमाल का पूरा मौका मिला। इस दया याचिका पर फैसला क्या सुनाते, इस पे आगे चल के कानूनी प्रोसेस डिपेंड रहती है। लेकिन आज जो कोर्ट की कानूनी, देयर इज नो लीगल इम्पीडिमेंट नाउ सो फार इन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेथ पेनल्टी subject to the orders or decision taken by the governor of the Maharashtra and the president of India on the mercy petition preferred by Yaqub Memon. Please, I have a full faith in judiciary. I have a full faith in Almighty. बुधवार को ही महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याकूब की दया याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कानूनी तौर पर याकूब के पास मौजूद सभी रास्ते बंद हो गए हैं। याकूब को गुरुवार यानी 30 जुलाई को ही फांसी दी जानी है।
याकूब को 1993 के मुंबई हमलों के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से न केवल याकूब मेमन की फांसी का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि साथ ही साथ ये मामला आने वाले वक्त में आपराधिक मुकदमों के लिए एक नई नज़ीर साबित होगा, क्योंकि इस फैसले में ये तय हो गया है कि क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए नई नियमावली क्या होगी। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र शिराण जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जिस तरीके से आज दिन भर सुनवाई उसके बाद फैसला, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो एक रिव्यू पिटीशन की बात हो रही थी उसे भले रिजेक्ट किया गया हो, लेकिन मर्सी अपील जो एक बार फिर से दायर की गई है, कुछ अभी ऑप्शंस दिख रहे हैं या फिर कहा जाए कि सारे विकल्प अब बंद हो चुके हैं मेमन के लिए? देखिए कविंद्र, इस मामले में दो तरह के पहलू हैं, एक है कानूनी और एक है जो कार्यपालिका के हाथ में है। न्यायपालिका जहां तक है उसकी तरफ से याकूब मेमन के पास फिलहाल अब और दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। तमाम जो लीगल ऑप्शंस थे उनको एग्जॉस्ट कर लिया गया है। इसके बाद याकूब मेमन कोई भी फ्रेश पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट या किसी और दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। कानूनी तौर पे उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जहां तक कार्यपालिका का सवाल है तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति के पास उनकी दया याचिका आज लंबित है और राष्ट्रपति को MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सलाह लेनी पड़ती है इस मामले में अपना फैसला लेने से पहले। अगर MHA अपनी सलाह आज दे देता है और वो रिजेक्ट कर दी जाती है उनकी पिटीशन को, तो कल सवेरे उनको फांसी तय है। अगर राष्ट्रपति उनकी फाइल को वापस लौटा देते हैं या आज कोई फैसला नहीं आता है तो उनकी फांसी टल जाएगी। अगर राष्ट्रपति MHA की सलाह से सहमति दर्ज नहीं कराते हैं तो वो वापस अब उनको फाइल भेज सकते हैं, लेकिन जब दूसरी बार उनके पास वो फाइल MHA या मंत्रिमंडल की तरफ से आएगी तो उसको राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये संविधान का रूल है। इसके अलावा कानूनी तौर पर अब वो सारे रूल्स, सारे प्रक्रियाएं जो है उनका पालन हो चुका है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चली तो याचिका उन्होंने 2 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी आर्ग्यूमेंट की। सबसे बड़ा ग्राउंड था कि उनकी जो क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचारात्मक जो याचिका है उसको ठीक ढंग से नहीं सुना गया और उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस थे। प्रोसीजरल लैप्सेस क्या थे? उसमें कहा गया कि जो एक प्रक्रिया है जिसके तहत 3 सीनियर मोस्ट जजेस क्यूरेटिव पिटीशन को सुनते हैं, लेकिन उनके साथ साथ 2 वो जजेस भी उसमें शामिल होते हैं जो कि रिव्यू पिटीशन सुनने में शामिल थे। इस मामले में यह हुआ कि केवल 3 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में उन्होंने चैम्बर में ये याचिका सुनी, जिसकी वजह से एक ये मुद्दा खड़ा हुआ। दूसरा था कि टाडा कोर्ट का जो वारंट, डेथ वारंट उनके खिलाफ अप्रैल में इशू कर दिया गया था। एक तो उसकी जानकारी याकूब मेमन को बहुत देर के बाद दी गई, पहली बात। दूसरी बात, जब ये याकूब मेमन के खिलाफ डेथ वारंट इशू किए गए थे तब तक उनकी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी जी। तो इन दोनों बातों का आधार बना के उन्होंने कहा था कि क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है और इसी तरीके के 2015 में ही मई में एक शबनम का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सारे लीगल ऑप्शंस कोई आरोपी एग्जॉस्ट नहीं कर लेता है तब तक उसको फांसी ना दी जाए। उसको बेस बना के आज ये फैसला याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया है और कहा गया है कि डेथ वारंट जो जारी किया गया था वो भी कानून सम्मत था और क्यूरेटिव पिटीशन की जो सुनवाई हुई थी उसमें भी किसी तरह का प्रोसीजरल लैप्स नहीं था। जी रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तकनीकी पहलुओं को सामने रखने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले का असर दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर भी पड़ा है। सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को मिली भ्रमण की छूट को सीमित करने का फैसला किया है। हालांकि दोनों देशों के बीच अगले महीने प्रस्तावित NSA स्तर की बातचीत पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच आतंकी हमले में शहीद गुरदासपुर के SP बलजीत सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंजाब के गुरदासपुर में सोमवार को हुए आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसे देखते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों के मामले में बड़ा फैसला लिया है। इसी बदली नीति के तहत ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को चंडीगढ़ जाने की अनुमति तो मिली है, लेकिन उनके साथ कोई स्टाफ नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारियों के साथ जैसे को तैसा की तर्ज पर काम करने का फैसला किया है। No, I think it should go on because if we cancel the talks, we are then playing into their hands. This is what they want. They want to prevent the talks. So it is up to us to see that if you want them to succeed, then you will cancel the talks.
बासित को बुधवार को ही पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के लिए चंडीगढ़ दौरे पर जाना था। बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि भारत ने कहा है कि रूस के उफा में बनी सहमति के मुताबिक पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहेगी। We have to have a multi-dimensional response strategy and that has to be independent of the talks. इस बीच गुरदासपुर हमले में शहीद हुए एसपी बलजीत सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हमले में 3 आतंकवादी भी मारे गए थे। क्योंकि इस हमले की तहकीकात अभी जारी है, इसलिए विदेश मंत्रालय इस मामले पर खुलकर अपना बयान देने से बच रहा है। लेकिन अगस्त के महीने में दूसरे पखवाड़े में जब NSA लेवल की बातचीत होगी तो इस पर काफ़ी साफगोई से मामला उठाया जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस पर क्या रवैया अपनाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में एक अधिकारी समेत सीआरपीएफ के 4 जवान और 4 नागरिक घायल हुए। आतंकियों ने काजीबाग इलाके में सीआरपीएफ के एक दल पर हमला किया और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सबसे पहले बुधवार सुबह 11:40 पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में गोलीबारी की और इसके 50 मिनट के बाद फिर से गोलीबारी की गई। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने बुधवार को 5 विजेताओं के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें भारत से 2 नाम हैं। वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और एनजीओ गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता को यह अवार्ड मिलेगा। संजीव चतुर्वेदी को उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए चुना गया है। संजीव चतुर्वेदी एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी रहे हैं और इस दौरान उन्होंने करप्शन के कई मामले उजागर किए थे। भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्र रहे अंशु गुप्ता को एनजीओ गूंज के जरिए गरीबों और आपदा पीड़ित इलाकों में मदद मुहैया कराने और सकारात्मक दूरदर्शिता के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 31 अगस्त को फिलीपींस में दिए जाएंगे। पूरा देश पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आखिरी सलामी दे रहा है। रामेश्वरम में उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। गुरुवार को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रधानमंत्री समेत कई नामचीन हस्तियां डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई देने के लिए रामेश्वरम पहुंचेंगे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से बुधवार दोपहर मदुरै लाया गया। हवाई अड्डे पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक नगर रामेश्वरम ले जाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। For such a great legend, former President APJ Abdul Kalam expired. It is very painful for all over India. मैं इनको अपना आदर्श मानता हूँ, कलाम जी को, और लाखों युवा भी इनको अपना आदर्श मानते हैं। ये एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति से बढ़ के कहीं एक अच्छे इंसान थे। अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास में रखा जाएगा। गुरुवार को धार्मिक परंपराओं के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कई नामचीन हस्तियां और आम लोग शामिल होंगे। कल सुबह उनका अंत्यक्रिया होगा, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे, इतना मालूम है, कुछ मुख्यमंत्री लोग भी आना चाहिए। रामेश्वरम में इस मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉक्टर कलाम का मंगलवार को शिलोंग में निधन हो गया था। इसके बाद मंगलवार को दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और अब बात बारिश के कहर की। गुजरात में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के चलते अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से हालात अस्त-व्यस्त हैं। पश्चिम बंगाल में बीती रात आए तूफान से भारी तबाही हुई है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इन राज्यों के साथ साथ उड़ीसा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।